जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल पेपर की जितनी भी साथियों शिफ्ट अभी तक हो चुकी हैं, उन शिफ्ट की अगर बात करें तो उन सब के बाद अब जो साथियों आपकी शिफ्ट स्टार्ट हुई हैं उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव किया है एग्जामिनर ने। तो कैसा बदलाव किया है, कितना बदलाव किया है और इस बदलाव के आधार पर अब अगली शिफ्ट में साथियों किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो साथियों, ये उन लोगों से ज्यादा उन लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है जिनका पेपर अभी बाकी है। तो वो लोग इसको खास तौर से देखिए साथियों जिनका पेपर अभी बाकी है, क्योंकि ये डिक्टो सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये सभी के सभी साथियों संभावित सवाल हैं पिछली शिफ्ट के अनुसार, उसके आधार पर। तो यहां पर सबसे पहले करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस के, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद साथियों मैथ के। तो सुपर फास्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ साथियों सवाल और उसका जवाब। बस आपको ये सारी चीजें देखते जाना है बहुत धैर्य के साथ और आपको ये सब क्लास में ही साथियों याद हो जाएगा। देखिएगा, कह रहे कि किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है। तो साथियों मलेशिया ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये कहां के हैं साथियों, ये टेनिस स्टार डेनियल सेवलन इनका नाम है, ये रूस के हैं। कहां के हैं डेनियल सेवलेव, ये साथियों रूस के हैं। उसके बाद देखिए किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, एचडीएफसी बैंक की बात चल रही है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है। तो यह पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है, डॉक्टर एस जयशंकर को साथियों यह पुरस्कार दिया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि नेतृत्व के लिए दिया गया है कौन सा पुरस्कार, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार एस जयशंकर को दिया गया। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि जस्टिस जीएस संधावालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्ति किया गया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि हिमाचल का साथियों हिमाचल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो नियुक्त किया गया है वो संधावालिया को नियुक्त किया गया है, जस्टिस जीएस संधावालिया को। उसके बाद देखिए किस देश की महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टून फॉस्टाडोटी ने कार्यभार संभाला है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, आपको भी ध्यान रखना है आइसलैंड इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि आइसलैंड देश की महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टून फ्रॉस्टाडोडी ने कार्यभार संभाला है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहां पर साथियों, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय तो रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। तो इनको साथियों बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। भारतीय व्यवसायी है रवि पिल्लई इनका नाम है, इनको बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। साथियों सभी के सभी करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल के ही हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अगर बात करें जिस टाइप के जो सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वही हूबहू सवाल साथियों आपके सामने से ये देखने को आपको मिल रहा है। चलिए, तो प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो मैं कहूंगा कुवैत का इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला सवाल कह रहे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएफओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम अभिजीत मजूमदार है और अभिजीत मजूमदार ही साथियों ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीईओ बने हैं, सीएफओ बने हैं। श्याम बेनेगल का साथियों निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो ये कौन थे, ये फिल्म मेकर थे। कौन थे साथियों, ये फिल्म मेकर थे। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है। तो इनका नाम है जोआओ फोंसेका। क्या, जोआओ फोंसेका इनका नाम है और इन्होंने ही साथियों नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता है। अगला देखिए कह रहे किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया साथियों, श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो मैं कहूंगा साथियों केंद्र सरकार ने बिहार राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को क्या
23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो यहां पर अगर बात करें आपका जवाब जो होगा वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। अगला देखिए, कहने के अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? तो साथियों मध्य प्रदेश इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। उसके बाद देखिए, भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो साथियों कहां पर हुआ है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये नागपुर में हुआ है। कहां पर हुआ है साथियों? नागपुर में हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे किस देश ने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 एशिया कप जीता है? तो ये अपने भारत ने जीता है साथियों। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आईसीसी अंडर-19 महिला T20 एशिया कप किसने जीता है? अपने भारत ने जीता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपका एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल का अभी नहीं हुआ है और आपकी तैयारी थोड़ी कम है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम आपसे पास नहीं हो सकता, ठीक है, या आपकी तैयारी में आपको कुछ कमी लग रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि 2-4 नंबर से आप रह जाएंगे, तो मैं आपको साथियों 3 पीडीएफ सजेस्ट करूंगा जो पूरी टीम के द्वारा आपके लिए सिर्फ तैयार की गई है और स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी, जैसा पेपर आपका आ रहा है वैसे आपको 10 पेपर दिए जा रहे हैं साथियों हूबहू, और सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। क्या साथियों? सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं, हल सही दिए जा रहे हैं। उसके अलावा साथियों आपको आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये भी साथियों सॉल्यूशन के साथ हल सही दिए जा रहे हैं। उसके अलावा लगभग 10 सवाल आपको देखने को मिल रहे होंगे हर शिफ्ट में करंट अफेयर के। तो आपको तीसरी पीडीएफ जो दी जा रही है वो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों पीडीएफ अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका पास हो जाएगा। भले सबसे नीचे रैंकर्स में आओ, लेकिन नाम आपका आएगा सबसे नीचे वाली रैंकर्स में नाम आएगा। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज की दी जा रही है साथियों। हजारों बच्चे इसको ले चुके हैं और फायदा अपना उठा चुके हैं, अपने पेपर को अच्छे तरीके से वो क्रैक कर चुके हैं। भले रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उनको मालूम पड़ गया कि हाँ पीडीएफ अगर पढ़ के गए तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपका 90% निश्चित हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरपीएफ कांस्टेबल करके पीडीएफ करके, ठीक है ना। तो उस पर क्लिक करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको भेज देंगी। एक तो ये तरीका पीडीएफ लेने का, दूसरा तरीका है टारगेट सिलेक्शन। क्या? टारगेट सिलेक्शन ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और यहां से भी आप आरपीएफ कांस्टेबल की पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की, कहने कि कहां दलित छात्रों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में काम शुरू किया गया है। छात्रवृत्ति कहां शुरू की गई है? दिल्ली में शुरू की गई है। उसके बाद देखिए करके किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है? तो साथियों ये काम किसने किया है आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों आपका जवाब जो होगा वो कतर हो जाएगा, यानी कि कतर, ठीक है, खाड़ी देश है। इसने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और अब यहां पर अगर बात करें करके किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो संजीवनी योजना पता किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है साथियों? ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई। किस सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा साथियों संजीवनी योजना शुरू की गई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अब यहां से साथियों आपके जीके के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं, जीके के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कह रहे कि गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, तो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, सत्याग्रह है, लेकिन साथियों व्यवसाय नहीं। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। अगला देखिए कहा जा रहा है कि द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी तो साथियों गांधी जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 1966 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? यानी कि लगभग कितने हफ्तों तक साथियों उन्होंने काम किया था? तो मैं कहूंगा लगभग 2 हफ्तों तक काम किया था, या कहा जाए तो लगभग 13 दिनों तक साथियों उन्होंने काम किया, ठीक है ना।
तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये साथियों 5 वर्ष या 62 वर्ष, 62 वर्ष नहीं साथियों, ठीक है, 4 वर्ष या 65 वर्ष, ये आपका जवाब होगा। और ये कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। क्या अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं? उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है। तो किससे किससे साथियों गठित होता है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सिलिकॉन से और एल्यूमिनियम से ये गठित होता है पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो इस सवाल का जवाब आपका पता क्या होगा? संक्रांति इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि उन तिथियों को संक्रांति कहा जाता है जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये साथियों आपके जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सभी के सभी साथियों टॉप लेवल के हैं। और ये टॉप लेवल के होने के साथ साथ साथियों आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्या, कि आपके डायरेक्ट साथियों आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आप अपने एग्जाम से पहले असली तैयारी करके जाइए। आप असली तैयारी करके जाएंगे तभी आपका साथियों चयन होगा, तभी आपका जो है ना वो सिलेक्शन होगा। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो यहां पर रोपण कृषि आपका जवाब हो जाएगा। क्या रोपण कृषि आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो मैं कहूंगा रेगुर मिट्टी कह लो। क्या रेगर मिट्टी कह लो या साथियों रेगर मिट्टी कह लो। तो कुल मिला के सूरजमुखी की खेती के लिए रेगुर मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वयं स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? निजी क्षेत्र की बात चल रही है। निजी क्षेत्र आपका आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र को साथियों तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे के किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो मैं कहूंगा साथियों जो आपका पीली क्रांति थी ना, पीली क्रांति, तो पीली क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। नाबार्ड की एक तरीके से फुल फॉर्म यानी कि NABARD की फुल फॉर्म आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही है, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों नेशनल एग्रीकल्चर तो नहीं है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा सवाल का। उसके बाद देखिए करके एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज यानी कि हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर उसे कार के रेडिएटर की सफाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या केवल पानी की हिमांक को कम करता है, ये केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, या पानी के हिमांक को कम करता है तब पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है? ये सबसे सटीक जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहे कि हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में साथियों क्या समान है? तो हीरे ग्रेफाइट की विद्युत चालकता अलग होती है, संरचना अलग, घनत्व अलग, लेकिन परमाणु भार साथियों समान होता है, समान होता है। तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है? तो काठ की लुगदी से तो साथियों रेयॉन का निर्माण किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। किसका निर्माण? तो साथियों रेयॉन का निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है। उसके बाद देखिए रक्तचाप किस पर निर्भर करता है साथियों? तो रक्तचाप की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए सिस्टोलिक बल पर निर्भर करता है, हृदय निर्गम पर निर्भर करता है, परिधीय प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो मैं कहूंगा इन सभी पर निर्भर करता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए आपका सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो किस राज्य में साथियों विधान परिषद है, ये आपसे पूछी जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए साथियों कुल 6 राज्यों में, क्या कुल 6 राज्यों में जो है ना वो विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो साथियों देखिए यूपी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कर्नाटक हो जाएगा, बिहार हो जाएगा,
महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने साथियों यहाँ पर आपको एक तरीके से क्या विधान परिषद है, अच्छा ये देखिए गुजरात नहीं बताया मैंने, एक तरीके से आपको साथियों ओडिशा नहीं बताया मैंने, झारखंड नहीं बताया मैंने, कर्नाटक बताया, कर्नाटक में साथियों विधान परिषद है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो साथियों 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। कब? 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, यानी कि इनमें से कौन सी राज्यसभा की शक्ति है मुझे बताइए। यह संघ सूची और संवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है, यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू करता है? नहीं भाई। यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है? नहीं। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है, धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हैं। तो अब आपके सामने साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि रीजनिंग के जो 35 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे साथियों, 35 में से अगर आप 35 करना चाहते हो तो इन सभी सवालों को आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद साथियों मैथ के सवाल भी यहाँ पर है। तो इस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, यानी कि 3 में एक लॉजिक है और एक में एक अलग लॉजिक है, उस अलग वाले का आपको बताना। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, एक यहां पर एक ट्रायंगल है और यहां पर एक वर्ग है, यहां पर एक सर्किल है और यहां पर एक वर्ग है, यहां पर बाहर को एक वर्ग है और अंदर एक सर्किल है। ठीक है, यहां पर बाहर को भी वर्ग है और अंदर को भी वर्ग है, यानी कि इसमें अलग है, इसमें दो अलग आकृति हैं, इसमें दो अलग हैं, लेकिन इसमें दो सेम आकृति हैं। तो सेम आकृति है तो सबसे अलग क्या होगा? यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज का सवाल बहुत आपसे पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। देखिए अब इसमें साथियों कौन सा लॉजिक लगाए, कह रहे कि 250 है, उसके बाद 250 से 350 हो गया, उसके बाद 471 हो गया और उसके बाद 615 हो गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके बाद अगला नंबर यहां पर कौन सा आ सकता है, बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसमें बढ़ा दें, कितना 100 बढ़ा दें तो साथियों ये 100 बढ़ जाएगा, 250 से 350 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें कितना बढ़ा दें, देखिए जरा 1 आ गया और 2 आ जाएगा और 1 यानी कि 121 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं साथियों, देखिए ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो यहां पर 12 का स्क्वायर यानी कि 144 है। देखिए जरा 471 144 जोड़ के 615 होता है। तो 1 और 4 5, बिल्कुल 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल गया 1। ठीक है, और ये 5 और 6 बिल्कुल साथियों। तो मैं कहूंगा यहां पर तो फिर 13 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 169 यहां पर आ जाएगा। तो अब जोड़ लीजिए 615 और 169, क्या 615 क्या साथियों, 615 और 169 जोड़ लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका साथियों आंसर हो जाएगा। तो 784 यहां पर आ रहा है, क्या 784 ऑप्शन में कहीं पर है? बिल्कुल साथियों ऑप्शन में मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है साथियों, चलिए। यानी कि यदि जो आपका ये डॉलर साइन वाला है, इसको ये कोडित है प्लस के रूप में, यानी कि जहां पर भी आपको साथियों ये देखने को मिले वहां पर आपको प्लस लिख देना है। जहां पर ए कोडित के रूप में क्या लिखा हुआ है साथियों, ए कोडित है माइनस के रूप में, ए कोडित है माइनस यहां पर है, यानी कि जहां पर ए आपको देखने को मिले माइनस लगा देना। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें साथियों जो आपका हैशटैग है एक्स, एक्स नहीं बल्कि गुणा होगा। तो जहां पर आपको हैशटैग देखने को मिले वहां पर आप क्या लगा देना, वहां पर आप गुणा लगा देना। उसके बाद @ जहां पर आपको देखने को मिले वहां पर साथियों आपको भाग लगा देना है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। कह रहे हैं कि यदि निम्न व्यंजक का मान कितना है साथियों, निम्न व्यंजक का मान 165 है, क्या यानी कि इन सबको साथियों कैलकुलेट करके कितना आएगा, 165 आएगा। तो पता लगाइए दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यंजक प्रश्न में चिन्ह की जगह लेगा। तो कुल मिला के यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यहां पर क्या आएगा, ये ऐसे करके आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। अब साथियों इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व की अगर बात करें तो सॉल्व कैसे करेंगे, 13 26 लिखा है तो 13 हो गया। देखिए हैशटैग की जगह पर क्या आएगा, गुणा आएगा, तो यहाँ पर गुणा आ गया, 13 लिख दिया। @ की जगह पर भाग है तो साथियों यहाँ पर भाग आ जाएगा, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ और फिर 8 लिखा हुआ है। @ की जगह पर भाग आ जाएगा तो साथियों यहाँ पर भाग आ जाएगा 4 और ए की जगह पर क्या आ जाएगा, -6 और बराबर आपका क्या आना चाहिए, 165 आना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर कौन सा साइन होगा, सिर्फ इतनी सी बात आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही है साथियों, बताइए। चलिए अब देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें
अच्छा, यहाँ पर ऐसे ऑप्शन की मदद से हम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस डॉलर वाला यहाँ पर हुआ, ठीक है, तो डॉलर का मतलब क्या है, प्लस, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आप ये भी देखिए कि सारे चिन्हों का हमने इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ और सिर्फ हमने डॉलर का यहाँ पर नहीं आया है, तो यहाँ पर यही हो सकता है, यानी कि यहाँ पर प्लस आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले भाग करेंगे, इसकी भाग करेंगे, एक काम करिए 26 गुणा 13 बटे 2 आ जाएगा, 2 से जब ये कट होगा तो 13 आ जाएगा, 13 गुणा 13 169 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर साथ 169 हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि 169 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर ये प्लस आ जाएगा, और इसको करोगे 4 कम 4, 4 दूना 8, 2 आ जाएगा, -6 बराबर 165 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा, इसमें से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 165 बराबर 165 हो जाएगा। यानी कि हमारा सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए कैसे सवाल था? इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना था क्या आएगा, कौन सा साइन, क्योंकि देखिए अब इनमें से साथियों ये सारे हो गए, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं था, तो मैंने यही वाला सबसे पहले यहां पर लिखा कि भाई एस, डॉलर वाले एस का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखा, हमारा 165 आ गया, तो यही आपका और हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यदि बैगनी को पीला कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है, हरे को सफेद कहा जाता है, तो सफेद को लाल कहा जाता है, तो पत्ती का रंग कैसा होगा? तो पत्ती का रंग साथियों हरा होगा, और हरे को यहाँ पर क्या कहा गया है, हरे को यहाँ पर साथियों सफेद कहा गया, ये देखिए हरे को सफेद कहा गया, तो सफेद आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, डायरेक्शन वाला सवाल आपके सामने है, कह रही कि गुरु दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, तो गुरु दक्षिण की तरफ साथियों कहां पर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। जितना जितना आपसे कहा जा रहा है ना, वैसा वैसा साथियों आप यहां पर करते जाइए। चलिए, गुरु दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, और साथियों फिर वो किधर मुड़ जाता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो साथियों यहाँ पर मान लीजिए गुरु अभी यहाँ पर है, यहाँ जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर चलेगा दक्षिण, और फिर वो बाएं मुड़ जाता है, और बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ गया, वो 7 किलोमीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वह उत्तर की ओर तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस तरफ मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा, यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि दोबारा वो पश्चिम की दिशा में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम की दिशा में मुड़ा और 4 किलोमीटर मान लीजिए या इतना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि और कुछ देर रुकता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर और चल जाएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि अब देखिए ये भी पूरा 7 हो गया है और ये भी पूरा 7 हो गया है, यानी कि गुरु शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा था, अभी वो यहाँ पर है, और पहले वो यहां था, शुरुआती बिंदु उसका ये था, तो अब इनके बीच की दूरी क्या है, देखिए ये टोटल 5 है और ये 3 है, तो मैं कहूंगा ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी साथियों, 2 हो जाएगी, तो मैं कहूंगा 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है अपने शुरुआती बिंदु से, कौन, गुरु। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 2 किलोमीटर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, कथन है और निष्कर्ष है, इनके आधार पर बताना है सही जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि सूर्य एक तारा है, ठीक है, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गया, ये एक सूर्य हो गया, और सूर्य एक क्या है, तारा है, तो सूर्य तारे के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई तारा ग्रह नहीं है, यानी कि ये जो तारा है ना, ये कोई तारा जो है ना वो ग्रह नहीं है, नहीं है तो कट बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़ी करके सूर्य एक ग्रह है, अरे भाई यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि कोई तारा ग्रह नहीं है, तो कोई सूर्य ग्रह कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, कोई सूर्य ग्रह नहीं है ये होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि सूर्य एक ग्रह, गलत हो जाएगा। सूर्य एक ग्रह नहीं है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य ग्रह नहीं है तो बिल्कुल ये आपका सही, यानी कि केवल अनुसरण 2 करता है, ठीक है। तो आपका कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ऐसे भी सवाल साथियों आरपीएफ में पूछे जा रहे हैं, कह रहे कि कथन और पूर्व अनुमान के आधार पर आपको जवाब देना है। चलिए, तो कथन में लिखा हुआ है कि प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मनुष्य को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है, प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मनुष्य को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। पूर्व अनुमान 1 में कहा गया है कि जोखिम हमेशा आधुनिक तकनीकों के साथ जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं है, देखिए हमेशा आधुनिक तकनीकों के साथ जुड़े हुए थे तो ये गलत हो जाएगा। आधुनिक तकनीक से जोखिम भी कम होते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से कि अगर कोई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें जोखिम कम, क्या पता हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए या ना बढ़े, ठीक है। तो ये दोनों मेरे हिसाब से गलत है, मैं कहूंगा ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ना पूर्व अनुमान 1 और ना 2 अंतर्निहित है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है,
साथियों सारे सवाल आपको देखना है, ऐसा नहीं बीच में क्लास से आपको चले जाने, क्योंकि जब आप पूरी क्लास को देखोगे तभी तो संपूर्ण निचोड़ आपको मिलेगा कि भाई ये आपका मान लीजिए एनालिसिस नहीं तो कुछ नहीं, मान लीजिए एक्सपेक्टेड आपको कराया जा रहा है। तो जब आप पूरी चीज़ देखेंगे जिसमें मैथ भी होगी, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सब होगी, तो पूरी चीज़ देखिए अगर आप पेपर को पास करना चाहते हैं, पेपर को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए तो इस सवाल की अगर बात करें, करके रामू दक्षिण की तरफ एक बिंदु पर खड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए साथियों रामू, ठीक है, रामू दक्षिण की तरफ एक बिंदु पर खड़ा हुआ है, वह 15 किलोमीटर सीधा चलता है। तो 15 किलोमीटर सीधा चलता है यानी कि दक्षिण की तरफ खड़ा है तो दक्षिण की तरफ जाएगा 15 किलोमीटर, ठीक है भाई साहब। कह रहे फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब सीधा हाथ होता है, और 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर हमने चला दिया, कहने कि फिर अंत में दाएं मुड़ता है, फिर अंत में दाएं मुड़ता है और फिर 15 किलोमीटर चलता है। तो 15 किलोमीटर चलेगा साथियों यहाँ पर आ जाएगा। कह रहे अब शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर, यानी कि शुरुआती बिंदु से ये कितनी दूरी पर है मुझे बताइए। तो जब ये 12 किलोमीटर है तो ये भी 12 किलोमीटर होगा, यानी कि 12 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करे कि नीचे सवाल में दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। तय करे क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं या पर्याप्त नहीं है। दोनों कथनों को पढ़िए और अपना जवाब दीजिए। सवाल आपसे यहां से पूछा जा रहा है, सवाल में क्या कहा जा रहा है, कहने के 5 दोस्त हैं ए बी सी डी ई, ये केंद्र के सामने गोलाकार में बैठे हैं, ठीक है भाई साहब। तो हमने क्या बना लिया, 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 और एक 5, ये गोलाकार में बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि बी के तत्काल बाएं पर कौन बैठा। अच्छा ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, फिर कथन आपके यहां से शुरू होंगे, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि बताइए बी के तत्काल बाएं कौन बैठा है, ठीक है हम देख लेते हैं साथियों, बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये कथन 1 है और ये कथन 2 है। कह रहे कि बी के बाएं में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। मान लीजिए बी यहां पर बैठा है तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है, यानी कि ई यहां पर बैठा होगा। और कहने के और सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सी के दाईं और दूसरे स्थान पर किसकी बात चल रही है, ई की बात चल रही है। यानी कि ई जो बैठा है ये बी के तो बाएं दूसरे पर बैठा है, लेकिन सी के दाईं और दूसरे पर बैठा है। तो सी को अगर हम यहां पर बैठा लेंगे तभी तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठ पाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या इस पहले कथन की मदद से हम बता सकते हैं कि बी के तत्काल बाएं कौन बैठा है, यहां पर नहीं बता सकते। उसके बाद कह रहे हैं कि सी का तत्काल पड़ोसी नहीं है डी, तो सी का तत्काल पड़ोसी नहीं यानी कि डी यहां पर नहीं आएगा, डी कहां पर आएगा, डी जाहिर सी बात है यहां पर आ जाएगा। तो अब क्या साथियों हम सवाल का जवाब दे सकते हैं कि बी के तत्काल बाएं कौन है, बिल्कुल दे सकते हैं, बी के तत्काल डी है। तो मैं कहूंगा दोनों कथन की मदद से हम सवाल का जवाब दे पाए हैं। तो ये कहां पर लिखा है जरा पढ़िए और मुझे बताइए। कहने के कथन 1 और 2 का में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, गलत, पर्याप्त है। केवल कथन 2 में नहीं, कथन 1 और 2 दोनों में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल साथियों पर्याप्त है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 10 आ गया है, उसके बाद 37 आ गया है। तो अगला नंबर ये कौन सा होगा, ये का आपको बताना है साथियों, क्या आपका जवाब हो सकता है। देखिए ये 1 से 2 हो गया है, 2 से 10 हो गया है, 3 से 37 हो गया है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है, यहाँ पर 8 बढ़ाया गया है और यहाँ पर 27 बढ़ाया गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि 37 और 64 कितना होता है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी अगर बात करें साथियों कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। क्या 101 कहीं ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इतनी तेजी के साथ साथियों आपको आरपीएफ के एग्जाम में सवालों के जवाब देना है, ठीक है। तो साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं कहूंगा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या टारगेट सिलेक्शन की अगर बात करें साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपका एग्जाम साथियों नहीं हो जाता, मैं कहूंगा इस चैनल से आप लोग पढ़ लीजिए, पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। और जितनी हमारी पुरानी क्लासेस हैं उनको भी जरूर एक बार देख लीजिएगा, पहले इसको देख लीजिए, इसका निचोड़ तो आप कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पर भी कथन है और निष्कर्ष है, इनके आधार पर सवाल का जवाब आपको देना है। कह रहे कि कुछ समचतुर्भुज वर्ग हैं, चलिए
तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये समचतुर्भुज हो गए, ये समचतुर्भुज हो गए और कुछ समचतुर्भुज वर्ग हैं। तो मान लीजिए इतने समचतुर्भुज क्या हो गए, इतने समचतुर्भुज साथियों, कुछ इतने समचतुर्भुज वर्ग हो गए, यानी कि सभी वर्ग आयत हैं। ये सभी के सभी वर्ग क्या हो गए साथियों, सभी के सभी वर्ग यहाँ पर आयत हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। यानी कि कुछ आयत समचतुर्भुज हैं, बिल्कुल इतने आयत जो है ना वो समचतुर्भुज हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। समचतुर्भुज एक आयत है, समचतुर्भुज एक आयत नहीं, ये इसका मतलब क्या भाई साहब, ठीक है, समचतुर्भुज एक आयत है ये नहीं सही होगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा एक वाला जो है वो तो कुल मिला के यहाँ पर सही हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से जो संज्ञा असंगत है उसको आपको साथियों बताना है। इसमें से सबसे अलग साथियों कौन सी है, ये कुल मिला के आपसे पूछी जा रही। देखिए 123, 234, 129, 148, सबसे अलग कौन सी है मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ये संख्या है 3 सत्ते 21, 24, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ये भी है, ये भी है साथियों 3 चौक 12, 3 तिया 9। ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, मैं कहूंगा यही सबसे अलग हो जाएगी। तो ये कहां पर है साथियों, ये तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर साथियों देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या है। कहा जा रहा है कि क्यू एम की इकलौती संतान है। तो जितना जितना कहा जा रहा है इस टाइप के सवाल में आपको पूरा सवाल नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपको आगे बढ़ाया जाता है ना वैसे वैसे आप करते जाइए। तो एम की इकलौती संतान है क्यू, तो एम ये हो गया, एम की इकलौती संतान कौन हो गई, क्यू हो गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि जो के की बहन, अब जो मैं आपको 1000 मर्तबा बता चुका हूं कि जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए। पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, यानी कि के की बहन कौन है, एम है। तो के की बहन कौन हो जाएगी साथियों, के की बहन एम हो जाएगी, ठीक है के की बहन एम हो जाएगी। यानी कि एम का पिता पी है, तो एम का पिता कौन हो गया साथियों, एम का पिता पी हो गया। यानी कि तो क्यू से क्या संबंध है पी का, ये मतलब क्यू क्या कहेगा पी को। तो क्यू क्या कहेगा साथियों पी को, मुझे बताइए क्यू क्या कहेगा पी को, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अच्छा देखिए यहां पर क्या लिखा था, के की बहन है, ठीक है, के की बहन हो जाएगी, तो ये कौन हो जाएंगी, ये मम्मी हो जाएंगी। मम्मी के पापा कौन हो जाएंगे साथियों, कहीं ना कहीं मम्मी पापा तो नाना होते हैं, लेकिन नाना तो कहीं ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो नाना नहीं लिखा है तो दादा आप लगा दोगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के निम्नलिखित कौन सा आरेख नोबेल पुरस्कार विजेता गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री के बीच के संबंध को दर्शाता है। अगर देखिए हम मान लेते हैं साथियों ये क्या होगा, ये अगर मान लीजिए नोबेल पुरस्कार विजेता हो गए, तो जो भौतिक शास्त्री होते हैं यानी कि भौतिक भौतिक शास्त्रियों को ही तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर हम लोग यहां पर साथियों बात कर सकते हैं गणितज्ञ की, तो गणित हमें अलग बनाना होगा, क्यों, क्योंकि गणित वालों को साथियों थोड़ी ना नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, भौतिक वालों को दिया जाता है। भौतिक हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, शांति हो गया, इसमें गणित के क्षेत्र में तो कुछ ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है फिर से कथन और पूर्व अनुमान पर आधारित सवाल आ गया है। क्या कहा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए एक फोटो एक अच्छी सहायता होती है। बिल्कुल सही, अगर पुरानी यादें आपको ताज़ा करना है तो फोटो आप देख लोगे, वो एक सहायता होती है, एक अच्छी सहायता होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें, कहा जा रहा है कि आधुनिक पीढ़ी की अपने अतीत की यादों तक अधिक पहुंच होती है। अतीत की यादों को याद करते हुए हर कोई खुशी महसूस करता है। बिल्कुल, पुरानी यादों को ताज़ा क्यों किया जाता है, क्योंकि इंसान पुरानी यादों को देख कर साथियों खुश हो जाता है, तो ये तो अंतर्निहित है। लेकिन ये अंतर्निहित नहीं, आधुनिक पीढ़ी की अपने अतीत की यादों तक अधिक पहुंच ये शब्द जो आ गया इसने पूरा मामला खराब कर दिया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है, पूर्व अनुमान दो अंतर्निहित है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहां पर अगर बात करें तो अब साथियों आपके मैथ्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सभी मैथ के सवालों को भी आप देखिए और आकी है कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी, देखिए
आपको एग्जाम में कोई भी नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा, 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का, कहा जाएगा इनके गुणकों की संख्या क्या है। तो पहले इनके एक तरीके से क्या गुणकों की संख्या आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है, तो इनका आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। क्या एलसीएम निकालना होगा, ठीक है ना। एलसीएम निकालना होगा तो इनको साथियों 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट कीजिए, 3 तियां 9 हो जाएगा, 2 जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, 2 जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर से 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। अब अगर साथियों बात करें 5 से कटेगा, ये ठीक है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 4 जाएगा, 5 नी 45 हो जाएगा, 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, देखिए अब आपके सामने क्या आ चुका है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ये लिखा मैंने, ये चीज है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो ये तो कितना हो जाएगा साथियों, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया, और साथियों ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो कोई भी संख्या की अगर आपको गुणकों की संख्या पता की जाए तो आपको ये करना है और ये निकाल लेना है। उसके बाद अब आपको पावर से मतलब होना चाहिए, पावर्स है ना, पावर साथियों देखिए 2 हैं तो 2 में आपको 1 जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी 2 है तो आपको फिर से 2 में 1 जोड़ना है। ये हम गुणकों की संख्या निकालें। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम 3 प्लस 1 करते, लेकिन 2 लिखा है, 2 प्लस 1 करेंगे तो ये कितनी हो गई, देखिए जरा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है साथियों, 27 होता है। तो मैं कहूँगा 11,025 के गुणकों की संख्या कितनी निकलेगी, तो 27 निकलेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कोई भी सवाल अगर आता है तो मैं कहूँगा सवाल को करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी अब आपको महसूस नहीं हुई। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों अगले नंबर के सवाल की। कहा जा रहा है कि प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच अनुपात बताइए। मान लीजिए प्रथम संख्या x है और दूसरी संख्या साथियों y है। तो कहने के प्रथम संख्या का मतलब गुणा हो जाएगा, 1/2 1/2, दूसरी संख्या मान लीजिए y दूसरी संख्या के, ठीक है, 0.25 के बराबर है। तो पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे आप 100 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर है y साथियों इधर आ जाएगा, बराबर आपका ये 25 हो जाएगा। एक काम करिए, इसको कट कर ले, क्या ये रहने दो, ना कट करो, ठीक है। 25 है तो 2 की गुणा 25 हो जाएगी, बराबर लगा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा। तो ये 25 दूना 50, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा x अनुपात y का अनुपात क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए है, उस पर 30% की छूट दी गई है। उस फुटबॉल की अंकित कीमत साथियों क्या है, ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए कीमत कितनी है साथियों, कीमत आपकी 9,000 रुपए, एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए है, उस पर 30% की छूट दी गई है। उस फुटबॉल की अंकित कीमत क्या है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के क्या की जा रही है साथियों, पूछी जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों 30% की छूट दी गई, यानी कि इसको साथियों 70% में बेचा गया। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0 इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 निम आपका 63 हो जाएगा, 2 0 लग जाएंगे। यानी कि अगर कोई वस्तु 9,000 रुपए की है, 30% छूट दी जाएगी, तो वो वस्तु कितने रुपए की बैठेगी, 6300 रुपए की बैठेगी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए सवाल को बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 1/3, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि 1/3 को फिर क्या है, फिर 7/23 को, और फिर साथियों 2/7 को, और फिर 5/14 को। इसको आपको साथियों बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा देखना है साथियों क्या होगा। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको मतलब पॉइंट में सबको लाना है, अगर हम साथियों इसको सॉल्व करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए पॉइंट लगेगा, ठीक है, पॉइंट लगेगा और यहां पर 0 बढ़ जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तियां 9, यानी कि 3 तियां 9, कितना बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा जाएगा, फिर से 3 तियां 9 आ जाएगा, और फिर से 3 आ जाएगा। अगर फिर से कैलकुलेट करोगे तो ये तो इसका आ गया। अब इसको देख लीजिए साथियों, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 23 एकम 23, 23 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 23 दूना आपका 46 हो जाएगा। 23 दूना आपका कितना हो जाएगा साथियों, 46 हो गया, ठीक है ना। 23 दूना 46, और 23 तियां कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 23 तियां 3 तियां 9, 3 69 हो जाएगा। 69 ले लो साथियों, क्या 69 आप यहां पर ले सकते हो, यानी कि
23 तियाँ आपका कितना हो जाएगा, 23 से कम 23, 23 तियाँ आपका 69 हो जाएगा। तो 0.3 करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बचा है साथियों, तो पॉइंट लगा है यहाँ पर साथियों, आपका क्या आ जाएगा, 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, और एक तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 0 लगा तो 1 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, और फिर 23 चौक हम ले लेंगे, 23 चौक जितने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसको देख लो। ठीक है, इसमें भी क्या पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ जाएगा, 7 3 आपका 21, 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 जाएगा 6 जाएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है ठीक है, 4 जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 5 35। तो कुल मिला के ये आपका आ चुका है। अब इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 14 कम 14, 14 28, 14 42, 14 3 आपका 42 हो जाएगा, 8 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब साथ तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, 14 कम 14, 28 42, 14 चौको 56। सेकंड फिर से देख लेते हैं, 14 तियाँ कितना हो गया, 42 हो गया, 8 बचा है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा। एक काम करिए, पॉइंट लगा यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए। अब सातों अगर बार कितनी बार में कटेगा, ये सातों 7 बार में लगभग कटेगा। क्या ये सातों कितनी बार में कटेगा, सातों 7 बार में कटेगा, क्योंकि 14 7 98 होते हैं, तो ये 7 आ जाएगा। तो अब आपको कुल मिला के ये देखना है कि सबसे छोटा, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, सबसे छोटा कौन सा है, 0.33, 0.285, 304, 357। मुझे बताइए कौन सा सबसे छोटा है, जरा सा ध्यान करके बताइए। 300, देखिए 285 सबसे छोटा है, यानी कि सबसे पहले पता ये वाला आ जाएगा, 2/7। 2/7 कहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहां से अगर बात करें, इसमें मतलब इससे बड़ा कौन सा है, 357, 304, 304 है, यानी कि ये 7/23 उसके बाद आना चाहिए, 7/23 यहां पर भी है, यहां पर भी है, कोई बात नहीं। अब इसको देखिए, इसमें से कौन सा है साथ, ये वाला आएगा, यानी कि अब 1/3 आना चाहिए। 1/3 कहां पर, 1/3 यहां पर है, यहां पर नहीं है। तो मैं कहूंगा हमारा जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करें एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। ठीक है, यानी कि चाल आपको यहाँ पर दे रखी है, चाल क्या दे रखी है, चाल आपको दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। 15 सेकंड में वो दूरी तय करता है, यानी कि दूरी आपको कितनी दे रखी है, अच्छा दूरी ज्ञात करना है, समय आपको दे रखा है। समय की अगर बात करें तो समय आपको साथियों 15 सेकंड का समय दे रखा है। ठीक है, और आपसे दूरी पूछी जा रही है। दूरी की अगर बात करें, दूरी बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या, चाल गुणा समय होता है। अब यहाँ पर आंसर देखिए मीटर में दे रखा है, तो मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। ये तो अपनी जगह सही है। तो 108 को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। 18 कम 18, 18 पंजे 90, 18 छंग 108 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यानी कि अब जो चाल आएगी साथियों वो कितनी आ जाएगी, वो 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। तो दूरी आपसे पूछा जा रहा है दूरी चाल कितनी हो जाएगी, 30 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है साथियों, 15 सेकंड। तो इसको कैलकुलेट कर लो, दूरी आपको मालूम पड़ जाएगी। दूरी कितनी निकल कर आ जाएगी, 45 15 3 45, यानी कि 450 मीटर ये आपकी दूरी निकल कर आ जाएगी। तो कुल मिला के 450 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। सब कुछ साथियों हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा साथियों एक जय हिंद का नारा तो आप लोग कर ही सकते हैं, जय हिंद का नारा आप लोग कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल में आप समय अगर आपके पास बहुत कम बाकी है और आप इस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो ये 3 पीडीएफ एक बार ज़रूर आप लोग देख कर जाइएगा अपनी शिफ्ट को पास करने के लिए। इसमें आपको साथियों 10 पेपर्स दिए जा रहे हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे 120 सवाल हो रहे हैं ना, वैसे 10 पेपर्स दिए जा रहे हैं। और ये साथियों हल सहित आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि हर एक सवाल के नीचे उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल के आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए जा रहे हैं, ये भी साथियों हल सहित आपको दिए जा रहे हैं, ये भी हल सहित आपको दिए जा रहे हैं। और करंट अफेयर के अगर सवाल आप करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को एक बार देख लेना। जितने भी करंट अफेयर के सवाल होंगे मैं कहूँगा 90% इसी पीडीएफ में आना चाहिए।
ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरपीएफ कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको वहीं व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएंगी। इनको सेव कर लेना, इनको एक बार देख लेना। मैं कहूँगा अगर आपके एग्जाम में चंद घंटे भी बाकी हैं तो इस पीडीएफ को एक बार जरूर देखिएगा पेपर को पास करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में हमारी एक प्लेलिस्ट हमने तैयार की है और उसका लिंक डाला है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चंद वीडियोस ओपन हो जाएंगी। मैं कहूँगा शुरू की 10 से 12 वीडियोस को आप देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने संपूर्ण निचोड़ दिया है साथियों सिलेबस का। ठीक है, तो उसको साथियों ये 2 काम आप जरूर करिएगा। ठीक है, और जितनी भी क्लासेस अब आए उनको जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आरपीएफ वाले बच्चों के ग्रुप का लिंक है, उसको साथों जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी जानकारी वगैरह आएंगी वो सब उसी में आएंगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।